आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें और फिर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके डाउनलोड एंड शेयर पर जाएं और मनचाही पीडीएफ डाउनलोड करें। Question is, the HCF of two numbers A and B is 5 and LCM is 200. Then we have to find the product of A and B. Okay. So दो नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर्स हैं A and B. अब इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो है 5 और इन दोनों नंबर्स का जो LCM है वो है 200. तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब देखिए इन सभी जो नंबर्स हैं इसमें हमारे पास एक रिलेशन है कि किसी भी दो नंबर्स A और B का जो प्रोडक्ट है यानी A इंटू बी ये इक्वल होता है इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के. सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू HCF इंटू LCM. तो ये रिलेशन होता है कि दो नंबर्स के बीच में कि उनका जो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल. ठीक, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो HCF है हमारे पास 5 और LCM है इन नंबर्स का 200. सो मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो दैट इज इक्वल टू 1000. तो यहाँ से आ गया A इंटू बी. ओके, और हमें A इंटू बी ही चाहिए था. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ A इंटू बी दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज 1000. Question is to find the value of k for which x equal to 2 is a solution of the equation kx square plus 2x minus 3 equal to 0. Okay, so यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है such that x equal to 2 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो. तो इक्वेशन है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर इसमें हम x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें 0 देना चाहिए. ये जो पॉलिनोमियल है तो इसमें हम x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0. ओके, सो सिंप्लीफाई करें सो 2 स्क्वायर इज 4 सो दैट इज 4k प्लस 2 2 जो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4k प्लस 4 माइनस 3 इज 1 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4k इक्वल टू माइनस 1. सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू माइनस 1/4. ठीक, सो दैट मीन इस k की वैल्यू के लिए ये जो गिवन इक्वेशन है ये x इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करेगा. तो दैट मीन्स अगर हम इसमें x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी. तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? आंसर इज k इक्वल टू माइनस 1/4. क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक, तो हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल एंड इक्वल रूट्स होने चाहिए. सो 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल एंड इक्वल रूट्स कब होंगे? अगर उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 हो जाए. ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए. तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो b क्या है? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x सो दैट इज k. तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 3 into c is the constant term that is 3. So this is equal to 0. ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 4 3 12 12 3 36 इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर इक्वल टू 36. सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस माइनस टाइम्स. तो यहाँ से k की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 6. सो दैट मीन इन दोनों k की वैल्यूज के लिए प्लस 6 और माइनस 6 पे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. In this question, if in an AP A is equal to 15 means फर्स्ट टर्म में दे रखी है 15, D कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3 और nth टर्म nth टर्म हमें दे रखी है 0. देन हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n हमें फाइंड आउट करना है. ये क्लास 10th बोर्ड्स में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन. तो A फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है? ये देखो सबसे पहले 15 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस D हमें -3 दे रखा है और nth टर्म an या हम tn ले लेते हैं वो क्या दे रखी है? 0 दे रखी है. तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो tn क्या होता है? nth टर्म ऑफ इन एनी AP इफ फर्स्ट टर्म इज a और कॉमन डिफरेंस d हो तो क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. देखो a की वैल्यू रख लो क्या है? 15 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d क्या दे रखा है? -3 और ये nth टर्म हमें क्या दे रखी है? 0 दे रखी है. तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 15 इक्वल्स टू ये -3 इधर जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा. ठीक है,
3 से कैंसिल आउट करेंगे 5, तो यहाँ से n-1 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 6। n इक्वल टू 6 मीन्स कौन सी टर्म हो जाएगी इस AP की, सिक्स्थ टर्म। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 6। हमें क्वेश्चन में n की वैल्यू ही पूछी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज 6। ये इसका आंसर था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था इसमें। हमें जस्ट इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। हेलो गाइस, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ sin x प्लस cos y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 30 डिग्री और हमें गिवन है y एक एक्यूट एंगल है। मींस एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है और ग्रेटर देन 0 डिग्री होती है। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू बताना है। अब हमें गिवन क्या है, देखो x हमें अगर 30 डिग्री गिवन है तो साइन x इक्वेशन क्या है हमारे पास में, इक्वेशन है साइन कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास में, हमें पता है ये हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आनी चाहिए और वो क्या होती है, तो साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास में इक्वल टू 1/2, तो देगा 1/2 प्लस कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1/2 को इस साइड लाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, cos y इज इक्वल टू 1/2। अब हमें ये पता होता है कि cos y की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब y की वैल्यू, अगर y एक हमारे पास में एक्यूट एंगल है तो y की वैल्यू 60 डिग्री होती है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास में, हमसे पूछा है y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेलो गाइस, तो गाइस हमारे पास में क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है हमारे पास में, ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल। सिमिलरली आप अगर चाहें तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, cos ऑफ अगर 90 माइनस थीटा होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब दो तरीके से कर सकता हूं मैं। देखो 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम है 90 डिग्री। मींस ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। तो अब मैं cos 48 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 42 डिग्री, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको, है ना। तो अब cos 90 माइनस 42 डिग्री क्या होता है, जो हो जाएगा हमारे पास में साइन ऑफ 42 डिग्री। अब अगर ये वैल्यू साइन 42 डिग्री के इक्वल है तो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री हो जाएगा हमारा यहाँ पे, साइन ऑफ 42 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, और इसका आंसर क्या जाएगा, इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यू। या फिर मैं क्या कर सकता था, मैं साइन 42 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस 48, तो ये वैल्यू क्या जाएगी, cos ऑफ 48 डिग्री के इक्वल, तो क्या जाएगा cos 48 डिग्री माइनस cos 48 डिग्री, तो उस केस में भी आंसर देगा इक्वल टू 0। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते थे। आई होप आपने सारी स्टेप्स सही से समझी होंगी। In this question, the area of two similar triangles are 25 square centimeter and 121 square centimeter. Find the ratio of their corresponding sides. Okay, तो ये क्वेश्चन क्लास 10th में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें एक प्रॉपर्टी हमें पता होता है, एक थ्योरम होती है कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो तो उनका रेशियो ऑफ द एरियाज क्या होता है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, सो क्या होता है हमारे पास कि मीन्स लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम यहाँ से ABC एंड सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं PQRS। ये है ABC और PQR। ठीक है, सो इनका रेशियो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनका एरिया का रेशियो क्या होगा, द एरिया of triangle ABC, yeah we can say that triangle first upon area
ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, इज इक्वल्स टू साइड्स का स्क्वायर का रेशियो के इक्वल होगा। तो इसकी साइड्स हम कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, कि मीन्स हम ले लेते हैं साइड 1 का स्क्वायर और इसमें है साइड सेकंड ट्राइंगल का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो साइड्स आ गई। अभी हमें इसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर का एरिया क्या दे रखा है, 25 और 121। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 25 और इसका रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया 121। तो यहाँ से साइड्स का क्या क्या हो जाएगा, साइड्स 1 का स्क्वायर अपॉन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2 है तो उसका साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को हमने क्या लिख दिया, 5 स्क्वायर अपॉन 121 11 स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट लो तो साइड्स का रेशियो क्या आ जाएगा, साइड ऑफ ट्राइंगल 1 और रेशियो साइड ऑफ ट्राइंगल 2 ट्राइंगल का साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 5/11 आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो का आएगा 5/11 मीन्स रेशियो ऑफ their corresponding sides is equals to 5/11। क्या हो जाएगा, 5/11। तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल टू 5/11 आ जाएगा। ये इसका आंसर था। इसमें यही पूछा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विच इज इक्वल टू 5/11। ठीक है, तो उस थ्योरम से हमारे पास ये सोल्व हो जाएगा। जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स का हमें एरियाज दे रखा है और दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें एक पता होता है कि थ्योरम होते हैं कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, तो यहां से आंसर क्या आएगा, 5/11। ठीक है, Question is to find the value of a so that the point 3, a lies on the line represented by the 2x minus 3y equal to 5। ठीक, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो पॉइंट है 3, a ये लाइन 2x minus 3y equal to 5 पर लाई करे। ठीक, सो देखिए इसके लाई करने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है 3, a ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x equal to 3 और y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 2 × 3 माइनस 3 × a इज इक्वल टू 5। ठीक, तो सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज 2 3 6 माइनस 3a इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 6 - 5। 6 - 5 इज 1। तो a इज इक्वल टू हो गया 1/3। ठीक, सो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1/3 के लिए ये जो गिवन पॉइंट है दैट इज 3, 1/3 क्योंकि a की वैल्यू है 1/3। तो अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करेगा बिकॉज ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज a इज इक्वल टू 1/3। Question is if Sn the sum of the first n terms of an AP is given by 2n square plus n, then we have to find its nth term। ओके, सो देखिए AP के हमें फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो गिवन है। सो दैट मीन्स Sn गिवन है, दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n। हमें इस AP का n टर्म यानी an जो है वो कंप्यूट करना है। ठीक, सो AP क्या है तो देखिए अब सपोज करते हैं नंबर्स हमारे A1 A2 A3 A4 ये AP है अप टू nth नंबर तक। ठीक, तो इसका सम क्या होगा। सो अगर हम सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम करें तो वो S1 आएगा। अगर इनके फर्स्ट 2 टर्म्स का सम करेंगे तो वो S2 हो जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम करेंगे तो वो S3 होगा। ओके, सिमिलरली अगर इसके हम फर्स्ट 4 टर्म्स का सम करें तो वो S4 माना जाएगा यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक, इसी तरीके से Sn क्या है, इनके फर्स्ट n टर्म्स का सम। ओके, सो अगर यहाँ से हम Sn-1 निकालें यानी कि फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम क्या होगा तो ये होगा इसकी n-1 टर्म्स का सम। दैट मीन्स A1 से लेकर अप टू n-1 तक। और Sn क्या है, Sn है इसके n टर्म्स का सम। ठीक, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, सो देखिए ये हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। तो ये इससे A1 से A1 कैंसिल हो जाएंगे तो An-1 से An-1 कैंसिल, तो रिमेनिंग बचेगा सिर्फ An। सो दैट मीन्स An क्या है यानी n टर्म क्या होगा, n टर्म होगा द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ n-1 टर्म्स। ओके, सो An इज इक्वल टू Sn हमें गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, दैट इज 2n स्क्वायर प्लस n माइनस Sn-1 ये क्या होगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ n-1 का होल स्क्वायर प्लस n-1। n की जगह रिप्लेस करेंगे n-1 को।
So this is 2 times of n minus 1 whole square minus times of n minus 1. Okay, expand करें इसको. So this is 2n square plus n minus 2n square minus 2 minus 2n into minus 2. So that is plus 4n minus n plus 1. Okay, so इस 2n square से 2n square cancel, इस n से ये n cancel. So the nth term is 4n minus 2 plus 1, that is minus 1. So इसका nth term हो गया 4n minus 1. So this is the answer. Question is the 17th term of the EP exceeds its 10th term by 7, then find the common difference. Okay, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 17th टर्म है EP का वो ज़्यादा है 10th टर्म ऑफ EP बाई 7. ओके, तो यानी A17 इक्वल टू A10 प्लस 7. ठीक, तो हमें इससे फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस D को. ठीक है, तो देखिए बाय डेफिनेशन एन टर्म ऑफ एन AP दैट इज AN इक्वल होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी के. तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी. दिस इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस 7. ठीक, प्लस ए कैंसिल हो जाएगा. तो 17 माइनस 1 इज 16 इंटू डी इक्वल टू 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी प्लस 7. तो यहाँ से आएगा 16d माइनस 9d इक्वल टू 7. तो 16 माइनस 9 इज 7d इक्वल टू 7. सो 7 से 7 कैंसिल. दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 1. तो यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया AP का 1, और यही हमें फाइंड करना था. सो द आंसर इज d इक्वल टू 1. The question says the midpoint of the line segment joining A 29,4 and B minus 2,3B is 1,2A plus 1. We have to find the value of A and B. मतलब अगर ये A पॉइंट है और यहाँ से एक अपन ने लाइन ड्रॉ करी, ये अपना हो गया B पॉइंट. इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए माइनस 2,3B और A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए 29,4. अब इनका मिड पॉइंट बोला है अपन को C है, उसके कोऑर्डिनेट अपन को दिए हुए 1,2A प्लस 1. मिड पॉइंट ऐसा मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा होगा. तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ C के, तो ये 1 किसके इक्वल होएगा 29 प्लस माइनस 2/2 के इक्वल होना चाहिए. इन दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऐसे निकालते हैं. जैसे कोई लाइन सेगमेंट है, ये है x1, y1, ये है x2, y2 और ये इसका मिड पॉइंट है h, k. तो h क्या होता है x1 प्लस x2/2 और k क्या होता है y1 प्लस y2/2. ऐसे इन दोनों से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अपन. तो 1 किसके इक्वल आया 29 प्लस, इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती कर दी है लिखने में, क्योंकि अगर ये 3b और 2a दोनों वेरिएबल अगर एक में आ गए, जैसे ये भी 1 के इक्वल तो होगा नहीं. अगर अपन देखें तो ये आएगा 27/2. अब ये 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता. तो यहाँ पे तुमने कोई गलती कर दी है लिखने में. तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं बोल देता हूं C पॉइंट एट 2a प्लस 1, 1. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 1. तो यहां से 2a क्या आएगा 27/2 माइनस 1. 2a विल बिकम 27 minus 2, 25/2. So a will become 25/4. और अगर मैं इसका b वैल्यू निकालूंगा तो इस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं 1 इक्वल्स टू, ये x कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, अब ये y कोऑर्डिनेट के लिए, तो 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 3b/2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 3b. तो 3b किसके इक्वल आ गया -2. 4 इधर चला जाएगा तो -4 प्लस 2 इज -2. सो b आ गया -2/3. तो ये आ गई अपनी a और b की वैल्यू. यहाँ तुमने कुछ लिखने में मिस्टेक कर दी है. अगर इसके हिसाब से मैं करूंगा तो ये आएगा 1 इक्वल्स टू 29 प्लस -2/2 एंड 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस 3b/2. अभी अपने a और b वेरिएबल एक ही इक्वेशन में आ गए, सॉल्व नहीं कर सकते अपन.
तो ये गलत है इक्वेशन जो लिखी है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो अपना आंसर आ रहा है ये। In this question, a child has a die whose 6 faces show the letter as given below A, B, C, A और B। ये 6 faces है उस die के हमारे पास, और हमसे पूछा कि the die is thrown once, then what is the probability of getting A, और सेकंड पार्ट है कि B गेट करे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास डाइस पर 6 फेसिस क्या है, A, B, C, A और B। ओके, तो यहाँ से टोटल केस कितने हो जाएंगे हमारे पास, टोटल वेज हो जाएंगे हमारे पास कि कोई भी एक फेस आ जाए हमारे, क्योंकि हमें डाई को एक बार थ्रो किया गया है। सो टोटल वेज विच इज इक्वल टू 6 में से कोई भी एक आ जाए 61 विच इज इक्वल टू 6। अब फर्स्ट पार्ट में क्या है कि उसमें एक बार थ्रो करे उसमें क्या प्राप्त हो, हमें ए प्राप्त हो। तो ए से क्या होगा हमारे पास ए, तो ए हमारे पास कितने टाइम्स है 1, 2 और 3 टाइम्स है। ठीक है, तो फेवरेबल वेज कितने हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास इसके फेवरेबल वेज। ठीक है, तो फेवरेबल वेज कितने 3A हैं, तो 3 में से कोई भी एक आ सकता है, तो 3C1 क्योंकि एक बार डाई को थ्रो किया गया, 3C1 इज 3। तो प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगी हमारे पास, इस पार्ट की हमारे पास प्रोबेबिलिटी पी आ जाएगी हमारे पास फेवरेबल वेज अपॉन टोटल वेज। फेवरेबल वेज क्या है 3 अपॉन टोटल वेज क्या है 6, तो 3/6 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है कि उसमें डाइस पर क्या आ जाए, बी आ जाए। तो बी आ जाए तो बी हमारे पास कितने हैं डाइस पर, 6 में से 1 और 2 फेस पर बी लगा हुआ है। तो फेवरेबल वेज क्या आ जाएंगे, 2 में से कोई एक हमारे पास फेस आ जाए, तो 2C1 क्योंकि एक बार हम थ्रो कर रहे हैं डाइस को, तो 2C1 विच इज इक्वल टू 2। तो ये फेवरेबल वेज होगी। तो प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगी इस केस के लिए हमारे पास, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल्स टू फेवरेबल वेज विच इज 2, और टोटल वेज कितने थे हमारे पास, टोटल वेज तो 6 थे, तो 2/6 क्या हो गया हमारे पास 1/3। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 1/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी ऑन डाइस इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगी। तो ये इसके आंसर है फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नंबर है हमारे पास 612, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखो सबसे पहले इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 306, फिर 2 से ये हो जाएगा हमारे पास 153। ठीक है, अब हमारे पास ये किससे चला जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे तो 551, फिर 3 से हमारे पास 17। ठीक है, अब इसके बाद ये किसी भी नहीं जाएगा क्योंकि 17 एक लास्ट प्राइम नंबर है ये भी हमारे पास। अब 1314 के कोई फैक्टराइज करते हैं तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से हमारे पास 6, 5 और 7। नाउ अब 3 से जाएगा, 3 से 2 टाइम्स 1 और 9, और फिर ये 3 से 7 और 3 73। अब 73 हमारे पास क्या आ गया, फिर एक प्राइम नंबर आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 612 के हमारे पास 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 17 एंड 1314 के क्या है 1314 में 1314 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 73 और 17 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो इससे ज़्यादा इसके प्राइम फैक्टर्स हो नहीं सकते। तो अब हम इसके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 2 हो गया हमारे पास यहाँ से, ये 2 और 3 वाला ये फैक्टर कॉमन है, एक ये 3 वाला फिर फैक्टर कॉमन है। तो क्या आ गया इसका हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 और इंटू में 3, ये इसके कॉमन फैक्टर्स है, ये प्राइम नंबर्स। तो यहाँ से हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू में 3 6 इंटू में 3 इज इक्वल्स टू 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18। तो एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर 612 एंड 1314 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका एचसीएफ क्या फाइंड आउट किया इक्वल टू 18। ठीक है, इसका 18 एचसीएफ आ गया। In this question, we have to show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is the sum integer.
So now how we can do it? Now अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो लेट्स से कि कोई हमने एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया a इज एन इंटीजर। अब अगर हमने कोई इंटीजर ले लिया a और इसे हम क्या करते हैं 6 से डिवाइड करते हैं, तो और हम डिवाइड क्या करेंगे यूज करके, हम यूक्लिड एल्गोरिथम यूज करके डिवाइड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, a को हम क्या लिख सकते हैं, a को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट से 6 कुछ लेट से कितने टाइम कुछ भी p टाइम्स डिवाइड हो गया, लेट से 6p प्लस r। तो अगर हम इसे 6 से डिवाइड करें तो r की वैल्यू क्या आ सकता है, r इज पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, r इज 0 और 1 और 2 और 3 और 4 और 5। तो ये क्या हो सकती है, 5 वैल्यूज हो सकती है। तो a की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, a क्या हो सकता है 6p प्लस 1 और 6p प्लस 2, 6p प्लस 3, 6p प्लस 4, 6p प्लस 5। तो ये सॉरी एक हो सकता है ओनली 6p भी, जब 6p प्लस 0 हो जाएगा। नाउ अगर अब हम क्या करें, हमें क्या करना है कि ऑड और इवन वाला, तो अगर अब हम इसको क्या बोलते हैं 2 के साथ में यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएं तो क्या हो जाएगा, 6p को हम कैसे लिख सकते हैं, 6p को वी कैन राइट 2 इंटू 3p। तो ये क्या है, ये तो क्या हो जाएगा डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 3p इज, तो मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। सिमिलरली अगर अब हम 6p प्लस 1 के लिए, अब हम क्या करेंगे, a की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है हम उनके लिए चेक कर रहे हैं, तो 6p के लिए कर लिया, अब हम क्या करेंगे 6p प्लस 1 के लिए करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3p प्लस 1। तो 2 इंटू 3p तो डिवाइड हो सकता है, प्लस 1 नहीं हो सकता, तो ये क्या जाएगा 2 से डिवाइड, ये रिमाइंडर आ गया, मीन्स ये एक ऑड फंक्शन है। अब अगर हम 6p प्लस 2 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 2 इंटू 3p प्लस 1 और रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस 0। तो अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मीन्स ये आ जाएगा इवन नंबर। अगेन अब हम 6p प्लस 3, 6p प्लस 4 के लिए भी सिमिलरली लिख सकते हैं कि 6p प्लस 3 के लिए क्या जाएगा, यहाँ से डिवाइड करने पर 2 इंटू 3p प्लस 1 और रिमाइंडर क्या जाएगा प्लस 1, तो ये क्या जाएगा ऑड हो जाएगा ये। और 6p प्लस 4 के लिए क्या आएगा, अब जाएगा 2 से डिवाइड करने पर जाएगा 3p प्लस 2 और रिमाइंडर क्या जाएगा 0, तो जाएगा इवन नंबर क्योंकि रिमाइंडर 0 है। एंड 6p प्लस 5 के लिए क्या होगा 2 इंटू 3p प्लस 2 और उसके बाद क्या जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा प्लस 1, तो ये क्या जाएगा ऑड। तो वी कैन क्लियरली सी कि जो 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 एंड 6p प्लस 5 है वो क्या है ऑड है। तो प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस 5 ऑड है, और हमें यही प्रूफ करना था कि जो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6p प्लस 1, 6p प्लस 3 और 6p प्लस q। तो ये हमने शो कर दिया कि जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे वो इसी फॉर्म में होंगे। सो दिस इज अवर आंसर। इन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है क्लास 10th बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन 2019 में। तो ये क्या क्वेश्चन है कि कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5 to 50 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स एंड मिक्स thoroughly. A card is drawn from the box at random. Find the probability that the number on card taken out is a prime number less than 10 or a number which is perfect square. तो हमारे पास एक बॉक्स में 5, हर कार्ड पर एक नंबर लिखा है और वो नंबर 5 से 50 तक है, मीन्स टोटल कितने हैं 46 कार्ड्स उसमें रखे हैं, सभी नंबर 5 to 50 को एक नंबर लिखा है सभी, ठीक। उसमें से एक कार्ड को ड्रॉन किया गया है, उसकी प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट करने की वो नंबर, वो उस कार्ड पर नंबर क्या हो प्राइम नंबर लेस देन 10 हो। तो सबसे पहले हमें टोटल केस यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल केस क्या होते हैं। ओके, तो नंबर्स क्या क्या लिखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और अप टू 50। तो टोटल कितने 44 कार्ड्स हो गए हमारे पास बॉक्स में। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, उस 50 में से कोई भी एक कार्ड को हम ड्रॉ करना है, क्योंकि एक कार्ड को ड्रॉ करना है। तो टोटल 5 से 50 में कितने 44
46 कार्ड में से कोई एक कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो 46C1 तो कितने हो जाएंगे 46 इसके टोटल केस हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी पी क्या किसकी फाइंड आउट करना है, फर्स्ट केस क्या, फर्स्ट पार्ट के प्राइम नंबर लेस देन 10 होना चाहिए, उस कार्ड पर जो नंबर है वो लेस देन 10 होना चाहिए प्राइम नंबर। और नंबर्स कहाँ से स्टार्ट है 5 से, तो 5 से स्टार्ट होने वाले और 10 एट लास्ट 10 तक, 10 से लेस प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं 5 4 7 2 होते हैं। कौन कौन से हैं 5 4 7 2। तो फेवरेबल वेज कितने हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास, फेवरेबल वेज कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि 5 4 7 2 ही प्राइम नंबर है, 5 और 5 को इंक्लूड करते हुए 10 तक, ठीक है। तो 2 फेवरेबल वेज हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी पी फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू फेवरेबल वेज विच इज 2 और अपॉन टोटल वेज कितने हैं 46, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे 23 टाइम्स, तो 1/23 इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में क्या है कि उस कार्ड पर नंबर है वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड वेज क्या है, सेकंड केस क्या हो जाएगा, उसके लिए फेवरेबल वेज क्या हो जाएंगे, क्योंकि उस कार्ड पर नंबर क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फेवरेबल वेज क्या परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं 5 से और 50 तक कौन कौन से हो सकते हैं, कि एक 9 होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 25 36 और 49 तो कितने हैं टोटल 5। तो कितने वेज हो जाएंगे यहाँ पर 5 वेज आ जाएंगे, कितने 5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी पी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी पी हमारे पास फेवरेबल वेज विच इज 5 और अपॉन टोटल वेज कितने थे, इन 5 में से एक को ही हमें कार्ड को ड्रॉ करना है, तो 5C1 5 और टोटल वेज कितने थे 46। तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/46। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू 5/46। तो इस क्वेश्चन में ये 2 पार्ट्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 1/23 और सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा 5/46 की नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 5/46, ठीक है। Question is for what value of k does the system of linear equation 2x plus 3y equal to 7 and k minus 1 into x plus k plus 2 into y equal to 3k have an infinite number of solutions. Okay, so यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है such that ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, ठीक। सो देखिए इन जनरल हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, अगर ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो हमें अगर इनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो इनके जो x और y वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं उनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, सो इसको अगर हम कंपेयर करें गिवन इक्वेशंस को जनरल इक्वेशन से तो ये हो जाएगा 2/k-1 इज इक्वल टू 3/k+2 इज इक्वल टू 7/3k, ठीक। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को कंसिडर करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k+2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ k-1। सो ये हो गया 2k + 2 × 4 इक्वल टू 3k-3। सो दिस इज 3k - 2k दैट इज k इज इक्वल टू 4 + 3 दैट इज 7, ठीक। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 9k इज इक्वल टू 7k + 7 2 14। सो 9 - 7 इज 2k इज इक्वल टू 14। सो k इज इक्वल टू यहाँ से भी 7 आ गया, ठीक। तो हमारे पास एक कंबाइंड सॉल्यूशन हो गया दैट इज k इक्वल टू 7। तो दैट मीन्स k इक्वल टू 7 के लिए ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्वेश्चन टू द रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको अपोजिट लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर हम रूट 5 को लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में, वेयर a एंड b क्या है एक इंटीजर्स है एंड b जो डिनोमिनेटर में है वो 0 नहीं होना चाहिए एंड a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स का मतलब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो वो ओनली 1 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू a² इक्वल टू 5b², ठीक। तो देखिए जो ये 5 है वो डिवाइड कर रहा है राइट हैंड साइड को दैट इज 5b², लेकिन वो इक्वल है a² से, तो क्या आएगा यहाँ से 5 डिवाइड्स a² और 5 एक प्राइम नंबर है तो यानी कि 5 डिवाइड्स a इटसेल्फ, यानी वो a को भी डिवाइड करेगा।
अगर ये a को डिवाइड करेगा तो हम a को लिख सकते हैं 5 इंटू सी टाइप से, वेयर c इज अ सम इंटीजर, यानी इसका क्वोशिएंट। जब उसको डिवाइड करेंगे हम a को 5 से तो जो क्वोशिएंट आएगा रिमाइंडर तो 0 होगा। ठीक है, इस a इक्वल टू 5c को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ इस इक्वेशन में तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए सिमिलरली 5 डिवाइड्स 5c स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। अगर 5 अगेन 5 एक प्राइम नंबर है तो वो डिवाइड करेगा b को भी, यानी 5 डिवाइड्स b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि 5 डिवाइड्स a और यहाँ से आया है 5 डिवाइड्स b, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, क्योंकि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने यहाँ सपोज किया था कि a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब कि इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा ओनली वो 1 होगा। लेकिन हमने यहाँ शो किया है कि 5 भी एक इसका ऐसा कॉमन फैक्टर है a एंड b का, तो इसका मतलब ये गलत है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने ऊपर सपोज किया है कि a एंड b आर कोप्राइम्स। तो इसका मतलब ये है कि हमने अजम्पशन में कहीं रॉन्ग लिया है, और अजम्पशन था हमारा दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, तो ये चीज़ गलत है। तो इसका मतलब √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो जो अजम्पशन है वो हमारा रॉन्ग हुआ। तो सो करेक्ट आंसर इज √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, और हमें यही प्रूव करना था। Questions to find all the zeros of the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 14x square minus 2x plus 24. Okay, if two of its zeros are under √2 and minus under √2, तो इस पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल के हमें सभी जीरोस फाइंड आउट करने हैं, और हमें यहाँ से 2 जीरोस गिवन है। सो दैट मीन्स x इक्वल टू है अंडर √2 एंड x इक्वल टू माइनस अंडर √2, ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे इस पॉलिनोमियल को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस अंडर √2 इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस अंडर √2 0। ठीक, अब देखिए इन दोनों क्वांटिटीज ये दोनों जीरो हैं, सो दैट मीन इनका प्रोडक्ट भी जीरो होगा। सो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस अंडर √2 इंटू एक्स प्लस अंडर √2 इज 0, सो दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये कैसी इक्वेशन है, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, और हमें पॉलिनोमियल गिवन है 4 डिग्री का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे 2 डिग्री के पॉलिनोमियल से, तो यहाँ से हमें एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। सो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, इसको डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर माइनस 2 से। ठीक, तो हमें यहाँ पे x टू द पावर 4 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, तो ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 4 से x टू द पावर 4 कैंसिल, सो दिस इज x क्यूब माइनस 14 प्लस 2, सो दैट इज माइनस 12x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। ठीक, अगेन देखिए x से मल्टीप्लाई करें, सो दिस इज x क्यूब माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये टर्म भी कैंसिल, ये टर्म भी कैंसिल, सो दैट इज माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24। अब करते हैं मल्टीप्लाई माइनस 12 से, सो दैट इज माइनस 12x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे और दोनों क्वांटिटीज जो है वो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, सो दिस इज रिमाइंडर इज 0। ठीक, सो दैट मीन्स ये जो है जिससे हमने डिवाइड किया था, यानी ये और जो क्वोशिएंट है इनका प्रोडक्ट होगा इस पॉलिनोमियल के इक्वल। ओके, सो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। सो दैट मीन ये जो 4 डिग्री इक्वेशन थी इसके अदर जो 2 रूट्स होंगे वो इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम। ओके, तो इसके फैक्टर करने हैं हमें बेसिकली, तो ये हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक, तो फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लेते हैं x को, सो दैट इज x माइनस 4, लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेंगे प्लस 3, सो दैट इज x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो थ्रू आउट कॉमन लेते हैं x माइनस 4, so that is into x plus 3 equal to 0, so that means either x equal to 4 and x equal to minus 3, तो अदर 2 रूट्स ये हो गए। ठीक, तो इन सभी को कंबाइन करके लिखें, so therefore all zeros are, तो 2 हमें गिवन थे अंडर √2 एंड माइनस अंडर √2, एंड अदर वन क्या है 4 एंड माइनस 3, so these are the total 4 zeros of the given 4 degree polynomial. Point P divides the line segment joining the point A 2,1 and B 5,-8 such that AP upon AB is equals to 1/3. If P lies on the line 2x minus y plus k is equals to 0,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ तो क्या है, गिवन है कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लेट से ये क्या है, अपने पास लाइन सेगमेंट है और अपने पास एक लाइन है। ठीक है, अपने पास क्या है, एक लाइन है। ठीक है, लेट से ये अपने पास ये एक लाइन है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसके लिए लेट से ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, तो इसका एंड पॉइंट क्या है ए और इसका एंड पॉइंट्स यहाँ पे क्या है बी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 2,1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 5,-8। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,-8 और यहाँ पे एक लाइन एल है। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन एल है। इसकी इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन इसकी गिवन है 2x - y + k = 0। ये इसके लिए इक्वेशन गिवन है। और जो पी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ से अगर अपन देखें तो पी पॉइंट क्या है, ये पी पॉइंट है जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है। अब मैं पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। ठीक है, तो रेशियो अगर अपन देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्या गिवन है, ये गिवन अपने पास ए पी अपॉन ए बी की जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे, ये क्या गिवन है 1/3। ठीक है, तो ए पी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या गिवन है 1/3। तो यहाँ से अगर मैं ए पी की वैल्यू बोलूँ तो ए पी की वैल्यू क्या गिवन है, ए पी की वैल्यू गिवन है 1/3 इंटू ए बी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं लेट से यहाँ से बीपी की लेंथ निकालूँ। ठीक है, तो बीपी की लेंथ क्या है, यहाँ पे बीपी की लेंथ क्या है, बीपी की लेंथ है यहाँ पे ए बी माइनस ए पी। ठीक है, तो बीपी की लेंथ क्या है यहाँ पे ए बी माइनस ए पी। तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो ये ए बी माइनस ए पी की वैल्यू क्या है, ए पी की वैल्यू है 1/3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहाँ से अगर बीपी की वैल्यू अपन इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो बीपी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 3 - 1 तो आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ ए बी। अब अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो निकालूँ ए पी, यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या आ गई, ए पी की वैल्यू आ गई 1/3 टाइम्स ऑफ ए बी और बीपी की वैल्यू क्या आ गई 2/3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहाँ से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ ए पी अपॉन बी पी अगर अपन निकाले, ठीक है, ये लेट से इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ और इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1/2 करूँ तो 1/2 अगर अपन यहाँ से करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा, ए पी की वैल्यू क्या थी AB/3 और बीपी की वैल्यू क्या थी 2AB/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया AB/3 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2। तो बेसिकली अगर अपन बोले तो पी पॉइंट जो है वो ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली अगर अपन ये रेशियो 1 है तो ये रेशियो क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो 1:2 रेशियो में इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। अब अपन पी पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से अगर अपन देखें तो ए पी अपॉन बी पी का मतलब क्या है, ये ए पी इज टू पी बी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1:2। तो ये अपने को रेशियो पता लग गया। अब अपन यहाँ से पी के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं 1:2 से, 1:2 रेशियो पता है तो सेक्शन फॉर्मूला से अपन कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो पी का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट बोलूँ, पी के लिए अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखूँ तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, लेट से पी के लिए अगर अपन एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी कुछ। तो पी के लिए अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व करूंगा तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5 प्लस ये आ जाएगा 2/2। ये मैं एक्स कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 + 2। तो ये वैल्यू किसकी कुल आ गया, ये वैल्यू अगर अपन देखें तो 5 + 4 ये आ जाएगा 9/3, इसकी वैल्यू क्या होगी 3। और पी के लिए अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट सॉल्व करूँ तो पी के लिए वाई कोऑर्डिनेट अगर अपन सॉल्व करें तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आ जाएगा अपने पास 1 × -8। ठीक है, ये होता है 1 × -8 प्लस 1 × -8 और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 क्या होगा 1। ठीक है, 2 × 1 ये अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 1 × -8 प्लस 2 × 1 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 2, जिस रेशियो में ये डिवाइड होता है। तो इसकी वैल्यू अगर अपन देखो तो ये क्या हो गया, माइनस का 8 है ये, -8 प्लस का 2, तो वैल्यू आ जाएगा -6/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -2। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, पी के लिए अगर अपन बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -2। तो पी पॉइंट अब इस लाइन पे लाई कर रही है। ठीक है, तो पी पॉइंट अगर अपन देखें तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया 3, -2। ठीक है, तो पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 3, -2। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अपने पास लाई ऑन लाइन L = 2x - y + k = 0। ठीक है, तो इस लाइन पे लाई कर रही है तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये आ जाएगा 2 × x को, x के जब अपन क्या पुट करें 3,
एक्स के जगह पे 3 पुट करें माइनस वाई के जगह पे 1 माइनस 2 पुट करें प्लस के इजिकल्स टू 0। ये पी पॉइंट अगर इक्वेशन पे लाई कर रहा था इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया 6 + 2 प्लस के इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू अपने पास आ गई -8। ठीक है, तो के की वैल्यू अपने को निकालने बोला था, तो के की वैल्यू क्या आ गई सिंपली -8। तो यहाँ से पॉइंट पी के अपने को कोऑर्डिनेट्स निकालना था सेक्शन फॉर्मूला से और उस पॉइंट को अपने को लाइन को सेटिस्फाई करवाना था। ठीक है, The question given is for what values of p the points 2, 1, p, -1 and -1, 3 are collinear. तो अगर हम देखें collinear points है, that means determinant of 2, 1, 1, p -1, 1, -1, 3, 1, ये 0 के इक्वल होगा। That is 2 into -1 -3 -1 into p minus of -1 plus 1 into 3p minus of 1 is equal to 0. That is -4 into 2 -8. अब ये होगा माइनस ऑफ b, माइनस ऑफ -1 +1 +1 into -1 -1 प्लस 3p -1 is equal to 0. तो 3p minus p 2p and -8 -2 that is -10 equals to 0. तो b हो जाएगा 10/2 that is equal to 5. So this is our required value of b and our answer. इन दिस क्वेश्चन, ये क्लास 10th बोर्ड्स में पूछा हुआ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था कि प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये इसके इक्वल प्रूव हमें करना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम यहाँ से सबसे पहले LHS क्या है हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है एंड माइनस ऑफ कोट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा दिया हुआ है, इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो tan थीटा क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो लिख लो इसको साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख लेते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि tan थीटा को हमने उनको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोट क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, इसका इनवर्स होता है एकदम। तो ये हमने इसको लिख लिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको कोट को भी। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ से हम एलसीएम कोस थीटा लेंगे, कोस थीटा एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, नोमीटर में साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस में यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा एंड माइनस ऑफ, यहाँ पर तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें से -1 कॉमन लेता हूँ, -1 कॉमन लेंगे तो बाहर क्या जाएगा प्लस, तो क्या बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ भी कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो 1, तो 1 से कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ से देखो ये क्या आ गया, नोमीटर में क्या आ गया, क्या लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस साइन है ऊपर और नीचे क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो क्या ये हमारी राइट साइड ही है, ये राइट साइड है, राइट हैंड साइड ही। देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा यही थी। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे किसके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गई। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड क्या मींस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा के। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा और मुझे शो करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा √2 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू इस cos थीटा को मैं RHS में शिफ्ट कर देता हूँ। तो cos थीटा अगर कॉमन ले लिया तो ये हो गया √2 माइनस 1। ओके, ठीक है, तो अब क्या करूंगा, मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा इस √2 माइनस 1 को। ओके, तो ये हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और ये अगर है मेरा √2 माइनस 1 तो इसको मैं ऊपर नीचे √2
प्लस 1 और रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 1 ही है। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इस वाले में जब प्रूव करना है तो साइन थीटा के 2 टर्म हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो साइन थीटा के 2 टर्म्स आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया रूट 2 प्लस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा कि रूट 2 प्लस 1 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। अब मेरे पास फाइंड, इससे मैं शो कर सकता हूँ, इस यहाँ से एक साइन थीटा को मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ताकि देखने में सिंपल हो, इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और मुझे अपने आंसर में यही प्रूव करना था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा है, ओके। Question is, a part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 25 days, he has to pay 4,500 as the hostel charge, whereas a student B who takes food for 30 days pays 5,200 as the hostel charge. Then find the fixed price charge per month and the cost of food per day. ओके, सो देखिए यहाँ से हमें गिवन है कि एक हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, उसके अलावा जो जितने दिन हम खाना खाते हैं उसका पर डे का कुछ चार्ज है। तो जो स्टूडेंट ए है उसने टोटल 25 डेज खाना खाया और उसने टोटल पे जो अमाउंट पे किया वो है 4,500 रुपीज़। स्टूडेंट बी ने 30 डेज खाना खाया, उसने अमाउंट पे किया 5,200 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज कितना है और फूड का कॉस्ट कितना है पर डे के लिए। सो सपोज करते हैं हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है, हॉस्टल फिक्स्ड चार्ज इज ₹X, ठीक, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी हर दिन का जो खाना है वो है कॉस्ट उसका ₹Y, ठीक। अब ए के लिए हम इक्वेशन फाइंड आउट करें तो फिक्स चार्ज तो सभी को देना है, प्लस अब ए ने टोटल 25 डेज खाना खाया है और हर डे का जो कॉस्ट है वो है ₹5, सो दैट इज 25 इंटू वाई, और टोटल है उसका 4,500 रुपीज़ हो गया, ठीक। सिमिलरली बी के लिए फिक्स चार्ज तो उसको भी देना होगा, टोटल डेज है इसके लिए 30 डेज और टोटल अमाउंट होगा इसका 5,200 रुपीज़। तो अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ओके। सो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखिए सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, 30 माइनस 5 दैट इज 5y इज इक्वल टू 5,200 माइनस 4,500 दैट इज इक्वल टू 700, ठीक। तो यहाँ से हम y की वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो y इक्वल टू 700 अपॉन 5 दैट इज 140 रुपीज़, ओके। इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करें किसी भी एक इक्वेशन में तो यहाँ से मिल जाएगी x की वैल्यू, तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 4,500 माइनस 25 टाइम्स ऑफ y दैट इज 140, सो दैट इज 4,500 माइनस 25 इंटू 140 दैट इज 3,500, सो दिस इज ₹1,000, ओके। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है वो है ₹1,000 एंड कॉस्ट पर डे जो है वो है ₹140, ठीक। सो दिस इज द आंसर। The question given is in triangle ABC, B is equal to ये 900 नहीं, ये है 90 डिग्री, ठीक है। B is 90 डिग्री and D is midpoint of BC. Then we have to prove that AC square is equal to AD square plus 3 times of CD square. इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर साइड हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूस साइड हो गया और ये बेस साइड हो गया। हमें कहा गया है कि ये जो एंगल B 90 डिग्री इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये हमारा ABC है, ये जो लेंथ है ये हमारा A के इक्वल है, ये लेंथ है B के इक्वल और ये लेंथ है C के इक्वल। तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम चेक करते तो इससे हमें मिलेगा
कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये आ गया। अब हमसे कहा गया कि जो डी है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये डी है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं ए से इस तरीके से, तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये a बाई 2 के इक्वल हो गया और ये भी a बाई 2 के इक्वल हो गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर AD इन ट्राइंगल ACD, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इधर होगा पाइथागोरस थ्योरम यूज, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, दैट इज C स्क्वायर प्लस A बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास AD स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4, ये आ गया हमारे पास। अब हम इधर देखते हैं AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ CD दैट इज A बाई 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4 प्लस 3A स्क्वायर बाई 4, दैट इज C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर बाई 4, दैट इज C स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर बाई 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हमें B स्क्वायर के इक्वल गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स B स्क्वायर हो गया हमारे पास AC स्क्वायर के इक्वल, तो यहाँ से आएगा कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ CD स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड, दिस इज आवर सॉल्यूशन। In this question, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Here, this is a circle and A, B, C, D is a parallelogram. That means AB is equal to CD and BC is equal to AD. Now, since this is a tangent, this is 90 degree, this is also 90 degree. This is 90 degree, this is also 90 degree. This is 90 degree. This is also 90 degree. This is 90 degree. This is also 90 degree. Now, this is a tangent. Let P, Q, R, S be the point of tangency. Then this is a AP is a tangent from the point A, AP equal to AQ. Also we have BP is equal to BS. Therefore, if you add these two, we will get how these two angles are equal. Also these two angles are equal. Therefore, this angle and this angle are equal. Also we have this angle and this angle are equal. Since this angle and this angle are equal and these are tangents, we have BP equal to QD equal to RD equal to BS. This means that AB equal to BC equal to CD equal to AD. That means the sides are all equal and AB is parallel to CD and AD is parallel to BC. Therefore ABCD is a rhombus. That is our proof.
इन दिस क्वेश्चन इन दी फिगर, इसमें फिगर दे रखा है कि 3 सेक्टर्स ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल 60 डिग्री 80 डिग्री एंड 40 डिग्री एट द सेंटर्स आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एंगल्स दे रखे हैं सेक्टर्स के 80 60 और 40, तो इसका शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें एरिया पता होता है कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, यदि वो एंगल थीटा बनाता है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, फिर आर क्या है, रेडियस, और रेडियस हमें दे रखी है इस क्वेश्चन में क्या है, इस सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, और थीटा ये एंगल्स हैं जो एक सेक्टर बना रहे हैं, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास इसका, इस साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर इंटू थीटा क्या है हमारे पास, फर्स्ट है 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, प्लस नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास 80 डिग्री, तो इसका पाई इंटू 7 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है 7 इंटू एंगल क्या है 80, तो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, प्लस थर्ड वाला सेक्टर क्या है पाई इंटू आर स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 7 है, और थर्ड सेक्टर का एंगल क्या है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, देखो पाई इंटू 7 स्क्वायर कॉमन है, सभी में से कॉमन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हम पाई इंटू 7 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, पाई इंटू 7 स्क्वायर कॉमन ले जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एलसीएम क्या आ जाएगा 360, तो 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री और प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 7 स्क्वायर हो जाएगा, तो और इंटू 60 प्लस 80 140 और प्लस 40 180 और अपॉन 360 डिग्री, तो 182 जा 360 होता है हमारे पास, एक 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट, तो 11 इंटू 7 क्या बचा 11 इंटू 7 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो एरिया ऑफ दिस साइडेड रीजन क्या आ जाएगा 11 इंटू 7 इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल्स टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। Question is following table gives the number of participants in a yoga camp. Then we have to find the modal age of the participants. Okay, so देखिए ये हमें continuous data given है, तो इसका हमें mod find out करना है। ठीक, तो इसमें हमारे पास है एज एंड नंबर्स एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है, तो ये हो जाएगी हमारी एक्सरसाइज एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसीज। ठीक, अब मॉड फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले यहाँ देखना होगा इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ताकि हम इसकी जो मॉडल क्लास है वो कंप्यूट कर सके। तो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 90, तो इसकी जो मॉडल क्लास हो जाएगी ये है 50 to 60, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉडल क्लास इज 50 to 60, ये बिकॉज क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है अमंग ऑल दिस। तो अब हम यहाँ से फॉर्मूला देखें तो मॉड का होता है फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई h। ठीक, सो l इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो l की वैल्यू हो गई 50, f1 is the frequency of the model class that is 90, f0 is the frequency preceding to the model class यानी model class से जो previous class है उसकी frequency that is 58, f2 the frequency of successive model class यानी model class के बाद जो class है उसकी frequency that is 83 and h is the class width। so देखिए 20 to 30 that means इसकी जो width है वो है 10। इन सभी values को substitute करेंगे, so mod equal to हो जाएगा l that is 50 plus f1 that is 90 minus f0 that is 58 divided by 2 times of 90 minus f0 that is 58 minus f2 that is 83 multiply by h। ठीक, सिंप्लीफाई करेंगे, so this is 50 plus 90 minus 58 that is 32 into 10 that is 320 divided by 2 into 90 that is 180 minus 58 minus 83 that is equal to 39। ओके, सिंप्लीफाई करें इसको, सो 320 डिवाइडेड बाई 39 दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8.2, सो 8.2 प्लस 50 दैट इज 58.2। ठीक, सो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा दैट इज 58.2। Given that a juice seller was serving his customers using glasses as shown in this figure, and we are given that inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeters
and here the bottom of glass, which is like there is some depression which we can see. It was hemispherical in shape, and we are given that it is of what the height of glass is of 10 centimeters. So this is 10 centimeters, and cylindrical glass, its diameter is 5 centimeters, and we are told that we are asked to find the apparent capacity of glass and its actual capacity. Apparent capacity is the one in which people won't be knowing anything about this hemispherical extra volume addition in the glass. So without that knowing, just apparent capacity will be, apparent capacity is the just volume of a cylinder which we can see with 10 centimeters height and 5 centimeters in diameter. That will be simply pi r square h, which will be pi is 22 by 7, or here given 3.14, into r square is 5 by 2 into 5 by 2 into height is 10. This will become 2. This will become 2. This is 5. 5 into 5 into 5 is 125. 125 into, this is simply 3.14 into 125 by 2, which will be 1.57 into 125. This is a into what a centimeter cube. This is apparent capacity, but actual capacity will be apparent capacity minus will be equal to apparent capacity minus the volume of this hemisphere which is kept inside it. So volume of this hemisphere will be simply 2 by 3 pi r cube. Here r is simply given by 5 by 2. So this will become, apparent is 57 into 125 minus, this will become 2 by 3 into 3.14 into r cube is 5 into 5 into 5 by 2 into 2 into 2. So 2 cancel. This will become 125 into 1.57, I can take common. This will become 1 minus 1 by 6. That will be 5 by 6 into 1.57 into 125. This, if you calculate, will get is equal to something around 163.54 cubic centimeter. क्वेश्चन दे रखा है सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विड्थ ऑफ विद द रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर. हाइट दे रखी है और बेस रेडियस दे रखा है सिलेंड्रिकल बकेट का. इज फिल्ड विद सैंड, उसको सैंड से भरा गया. दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, बकेट को एम्प्टी करा गया ग्राउंड के ऊपर, तो एक कॉनिकल हीप बना देगा वो सैंड की. सो उस हाइट है कॉनिकल हीप की 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस एंड हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ द हीप. हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस और स्लैंट हाइट ऑफ द हीप. सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, रेडियस is of cylindrical bucket is 18 centimeter and height of conical heap is equal to 24 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे इसको हम h1 लेट कर लेते हैं, इसको r1 एंड इसको h2 और साथ में लेट कर लेते हैं दैट रेडियस कॉनिकल हीप के लिए हमारे पास है r2 और स्लैंट हाइट इज l. सो यहाँ पे ये चीज़ें लेट कर ली. अब अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट will be equal to volume of conical heap जो फॉर्म होएगी. सो दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट हमारे पास हो जाएगा पाई
R1 square into H1 is equal to volume of conical heap will be 1/3 pi R2 square into H2. पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास R1 गिवन है 18 होल स्क्वायर इंटू H1 गिवन है 32 विच इज़ इक्वल टू 1/3 R2 की वैल्यू हमें नहीं पता, R2 स्क्वायर ही रखते हैं, इंटू H2 हमारे पास है 24 सेंटीमीटर. सो R2 होल स्क्वायर इधर ही रखते हैं और 18 इंटू 32 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 24. सो R2 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 होल स्क्वायर. सो यहाँ से R2 आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर. सो R2 आ गया, दैट इज़ रेडियस आ गया कॉनिकल हीप का. अब हमें स्लैंट हाइट निकालनी है. सो स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज L इज इक्वल टू रूट ऑफ R2 होल स्क्वायर प्लस H2 होल स्क्वायर. यहाँ पे R2 है हमारे पास, सो R2 इज 36 होल स्क्वायर प्लस H2 क्या है 24 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट दैट विल बी इक्वल टू L की वैल्यू आ जाएगी 12√13 सेंटीमीटर. सो यहाँ से स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास 12√13 सेंटीमीटर एंड रेडियस आ गया 36 सेंटीमीटर ऑफ द कॉनिकल हीप. सो दिस इज आवर आंसर. सो एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल कर रही है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. अब अगर हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो ट्रेन को जो है वो 1 घंटा कम टाइम लगेगा. तो सबसे पहले लेट हम स्पीड को मानते हैं कि लेट स्पीड जो है ट्रेन की वो है x किलोमीटर पर आवर. अब टाइम लगेगा जो पहले नॉर्मल स्पीड से था, टाइम टू ट्रेवल 360 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारा डिस्टेंस है 360 अपॉन में स्पीड है x, तो ये हो गया 360 बाय x किलोमीटर्स आवर्स. अब जब स्पीड इंक्रीज कर दी तब टाइम क्या लगेगा, टाइम विथ इंक्रीज स्पीड. इंक्रीज स्पीड क्या है हमारी 5 किलोमीटर बढ़ाई तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 360 सेम रहेगा और स्पीड बढ़ जाएगी 5, x प्लस 5 हो गया. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 गिवन है हमें, क्योंकि पहले से बाद में जब स्पीड इंक्रीज की तो 1 आवर कम लग रहा है, इसीलिए 360 बाय x माइनस 360 बाय x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1. तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई क्योंकि डिफरेंस दोनों का हमें 1 आवर गिवन है. अब इसे सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 इधर आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 360 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1. अब x से x यहाँ कट हो गया, ये बच गया 360 इंटू 5 डेट इज इक्वल 1800 और ये टर्म्स जो है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी x स्क्वायर प्लस 5x में. तो और हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ गई है जिसमें x जो है वो स्पीड को डिनोट किया गया है. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी थी, वो हमने फॉर्म कर दी है. इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो ध्यान देना x के दो टर्म्स है, एक यहाँ है और एक यहाँ है. तो माय फर्स्ट स्टेप वुड बी टू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर. मैं अपने जो वेरिएबल्स हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैं एक तरफ करने की कोशिश करता हूँ, सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको, सेग्रीगेट करता हूँ. ठीक है, ये प्लस 1/x था तो इधर लेफ्ट साइड पे आके माइनस 1/x हो जाएगा. देयर आफ्टर अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स. यहाँ पर a प्लस बी प्लस एक्स दिख रहा है तो न्यूमरेटर में x चला जाएगा और माइनस करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स.
और राइट हैंड साइड का एलसीएम हो जाएगा a इंटू बी और ये हो जाएगा b प्लस a। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में एक बार ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये हो जाता है x माइनस a माइनस बी सॉरी माइनस एक्स, राइट। जब ब्रैकेट ओपन करोगे सारे साइंस माइनस हो जाएंगे। नीचे मैं अभी खोल नहीं रहा हूँ, आई विल ओपन इट एट सम अदर टाइम इफ नीड बी, और इसको मैं बस रीअरेंज करके a प्लस बी अपॉन ए बी लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऊपर ये x और ये x चला गया, क्या बचा? माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b डिवाइडेड बाई x टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस x, और इधर क्या बचा? a प्लस बी अपॉन ए बी। अब इस माइनस a माइनस बी को देख के दिमाग में एक बत्ती जलनी चाहिए कि ये माइनस a माइनस b ये कुछ है नहीं, ये माइनस ऑफ a प्लस b ही है। नाउ व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? बिकॉज यू सी एन a प्लस बी हियर ऑन द राइट हैंड साइड। तो हो सकता है ये अगर कट गया तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान सी हो जाएगी। तो मैं न्यूमरेटर को लिख देता हूँ माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी, इसको मैंने सॉल्व कर लिया, और डिनोमिनेटर इज स्टिल x टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस x, एंड दिस हियर इज a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, नाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दिस a प्लस बी एंड दिस a प्लस बी, है ना। यहाँ माइनस वन बचा है, ध्यान रखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम माइनस टाइम्स ऑफ ए बी यहाँ आएगा, माइनस बचा हुआ था, और इस तरफ इफ आई ओपन द ब्रैकेट नाउ दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। आई विल टेक ए बी टू द अदर साइड एंड आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब मैं ग्रुपिंग कर लेता हूं ये दो की ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो x प्लस a बचेगा। सेकेंड, इन दोनों में b कॉमन है तो यहां पर भी x प्लस a बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, एंड नाउ x प्लस a टेकिंग आउट कॉमन, x प्लस a बचता क्या है? x प्लस b। तो x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आइदर x प्लस a इज इक्वल टू 0 और x plus b is equal to 0. So from here you can say that x could be equal to minus a or x could be equal to minus b. तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा जो आंसर होगा x is either minus a और x is minus b. Fair enough. अप्रोच क्या लगाया हमने? अप्रोच ये लगाया कि हमने 1 by x जो कि वेरिएबल था उसको इस वेरिएबल वाले साइड में ट्रांसपोज कर दिया। Fair enough. Sum of first p terms of an AP is q. तो sum of first p terms of AP is q and sum of first q term of AP is p. तो then the value of sum of first p plus q term. तो अपने को AP में क्या किया है? फर्स्ट p टर्म का सम q दे रखा है और फर्स्ट q टर्म का सम p दे रखा है। तो अपने को p प्लस q टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले मैं AP में लेट से जो फर्स्ट टर्म बोलता हूँ, फर्स्ट टर्म AP में मैं a बोलता हूँ, और अगर मैं कॉमन डिफरेंस बोलूं तो कॉमन डिफरेंस बोलता हूं मैं किसे? कॉमन डिफरेंस को डी बोलता हूं। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म क्या होगा? सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है? सम ऑफ nth टर्म इन AP, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो सम ऑफ nth टर्म क्या होता है इन एन AP? ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस होता है। तब अगर सिमिलरली मैं अगर बोलूँ सम ऑफ क्या pth टर्म, तो सम ऑफ pth टर्म बोलूँ इन एन AP तो अपन क्या बोलेंगे? p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d, और ये वैल्यू क्या गिवन है? इसकी सम की वैल्यू क्या गिवन है? q। तो इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। सिमिलरली अगर मैं सम ऑफ qth टर्म निकालूँ तो मैं क्या निकालता हूँ? सम ऑफ qth टर्म। तो qth टर्म निकालूं, ये क्या आ जाएगा? q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d इजकल्स टू, इसकी वैल्यू इन्होंने क्या गिवन है? p। तो यहाँ से अपन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करें? p और q की वैल्यू निकाल लें। तो अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू इसको निकाली और अपन दोनों की वैल्यू निकालूँ a और d की, तो मैं इक्वेशन 1 को लिखता हूँ। इक्वेशन 1 कैसे सॉल्व हो जाएगा? इक्वेशन 1 होगा इक्वेशन 1 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इजकल्स टू 2q/p हो जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो। और सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 को ही मैंने लिखा है, सिमिलरली इक्वेशन 2 को अगर मैं लिखूंगा तो 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा?
2p/q। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ, तो यहाँ से अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट करके क्या होगा, लेट से मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस माइनस माइनस, तो 2a से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, अगर d कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा p-1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -q + 1 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 2q/p माइनस 2p/q। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो अपने पास d की वैल्यू आ गई। तो d को अगर मैं सॉल्व करूँ तो d इंटू ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा फाइनली p - q इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा q² माइनस p² अपॉन pq। तो इसको अगर मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दूँ तो ये क्या आ जाएगा 2q माइनस p इंटू q प्लस p अपॉन pq। यहाँ से अगर मैं p माइनस q और q माइनस p को कैंसिल करूँ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे p माइनस q है और यहाँ पे q माइनस p है। तो ये फाइनली सॉल्व होकर आ जाएगा, d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी -2p + q अपॉन pq। ये d की वैल्यू आ गई। तो अब d की वैल्यू आ गई तो अपन a की वैल्यू निकाल लें। तो a की वैल्यू के लिए अपन मैं कोई सा भी एक इक्वेशन यूज करूँ, तो लेट से मैं इक्वेशन a यूज करूँ तो ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन अगर यूज करूँ तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, इक्वेशन सेकेंड अगर यूज करूँ तो इक्वेशन सेकेंड क्या था 2a + q - 1 इंटू d, 2a + q - 1 इंटू d इक्वल्स टू ये क्या आ गया था 2p/q। तो ये 2p/q आया था, तो इसमें अपन d की वैल्यू रखें तो अपने पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी, तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो अपन a की वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी 2a + q - 1 इंटू d की जगह पर अपन ये वैल्यू रख दे 2 इंटू p + q अपॉन pq और ये क्या आ जाएगा 2p/q। अब अपन इसको सॉल्व करें फर्दर, ये 2a और ये फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 यहाँ पे क्या q - 1 इंटू p + q अपॉन pq इजिकल्स टू 2p अपॉन q। अब अगर अपन देखें तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है सारा, यहाँ से 2 से 2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों को अपन कैंसिल कर देते, ये 2a 2 और ये 2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई p/q प्लस q - 1 इंटू p + q अपॉन ये क्या आ जाएगा pq। तो अब अपन इसको एलसीएम लेके अगर मैं इसे a के वैल्यू के लिए सॉल्व करूं तो ये एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, यहाँ पे q है तो ऊपर में क्या आ जाएगा p², ऊपर में p² प्लस q से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा ये pq और ये क्या आ जाएगा प्लस का q² और ये माइनस का p और माइनस का q अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में pq आ जाएगा, डिनोमिनेटर में pq आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई p² प्लस q² प्लस pq माइनस p माइनस q अपॉन pq, ये a की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा है, सम ऑफ p + q एट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट p + q एट टर्म, अगर ये निकालना है तो इसकी वैल्यू अपन निकालते हैं यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट p + q एट टर्म। तो अब मैं जो अपने को क्वेश्चन में पूछा वो निकालते हैं अपन। तो क्या निकालता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट p + q एट टर्म। तो ये अपन सेम फॉर्मूले से निकाल देंगे, कौन से फॉर्मूले से, n/2 मतलब p + q/2 इंटू 2a प्लस n-1 मतलब p + q - 1 इंटू d, ये वैल्यू रख दे अपन। तो p + q/2 ये फाइनली क्या आ जाएगा p + q/2 इंटू 2a, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दे अपन, a की वैल्यू है तो ये आ जाएगा 2p² प्लस 2q² प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q अपॉन pq और ये आ जाएगा प्लस p + q - 1
और n-1 इंटू डी की वैल्यू अपन ऊपर से उठा के रखें, तो डी की वैल्यू ऊपर में अभी अपन ने क्या सॉल्व किया था, -2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, -2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे मैं -2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ये वैल्यू आ गई डी की। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें, क्या था ये माइनस डी की वैल्यू -2 पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू आया था ना। अब अगर अपन इसको मैं सॉल्व करूं तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू डिनोमीटर सबका सेम है, तो डिनोमीटर सेम है तो अपन 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q। अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा, -2 अपन यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें इन सबको और फाइनल डिनोमीटर क्या आ जाएगा, डिनोमीटर सबका क्या आ जाएगा पी क्यू, तो डिनोमीटर सबका पी क्यू आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो अपने पास टोटल कितने टर्म आ जाएंगे, इससे करूँ मैं किससे, पी से, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस पी क्यू, और ये क्या आ जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर, और -1 से मल्टीप्लाई कर तो माइनस पी माइनस क्यू, तो ये आ जाएगा। तो ये फाइनली अपने पास सॉल्व हो गया है। अब अपन देखें तो कई सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है, तो इसको अगर मैं फाइनली सॉल्व करूं तो p प्लस क्यू अपॉन 2pq आ गया। ब्रैकेट के अंदर देखो तो ब्रैकेट के अंदर ये 2p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2q स्क्वायर से ये q स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, बचेगा जो टर्म 2pq माइनस 2p माइनस 2q, और यहाँ पर अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2pq माइनस का 4pq, और ये अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 2p प्लस का 2q, ये बचेगा। तो अपन देखें तो 2p 2q भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या टर्म आएगा ये। अब अगर अपन इसका फाइनली सॉल्यूशन देखें तो p प्लस क्यू अपॉन 2pq, और यहाँ पे ये सॉल्व करके क्या आएगा माइनस का 2pq, ये -2pq माइनस 2pq कैंसिल आ गया, तो फाइनली जो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म आ गया वो माइनस ऑफ p प्लस क्यू आ गया। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में प्रूव करा है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, दैट इज अगर एंगल सी पर 90 डिग्री है, तो जो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वो होगी हाइपोटेन्यूज, उसे बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बाकी दो जो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, दैट इज अगर बाकी दो साइड्स ए और बी है तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का जो नेसेसरी कंडीशन ये है कि जो ट्रायंगल होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। If the square of one side of a triangle is equal to the sum of the square of the other two sides, that is अगर हमें given है कि c square is equals to a square plus b square, then the triangle is a right triangle with the angle opposite to the first side as right angle. अगर हमें given है c square is equals to a square plus b square, then जो हमारा hypotenuse जो साइड है, ठीक है, उसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो 90 होना चाहिए जब भी ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। अगर हमें ये गिवन है देन एंगल ऑपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज इज राइट एंगल, राइट। अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होने की। देयरफॉर दिस इज आवर converse of Pythagoras theorem. In this question, a boy standing on a horizontal plane finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degree. A girl standing on the roof of 20 meter high building finds the angle of elevation of the same bird is to be 45 degree. Both the boy and girl are on the opposite sides of the bird. Find the distance of bird from the girl. हमें find out करना है ये distance of, हमें बर्ड की फाइंड आउट करनी।
लेट्स सपोज ये सेम बेस है हमारे पास. ओके, सो बर्ड इज हेयर. ओके, बर्ड इज हेयर. सो हेयर इज, यहाँ पर हमारे पास बॉय है एंड दिस इज बर्ड. तो बर्ड कितने डिस्टेंस पर है? दिस बर्ड इज एट द डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द बॉय एट फ्रॉम ए एंगल ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री एंगल आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, सो हमें ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, एंड गर्ल कहाँ हमारे पास? एट ए हाइट ऑफ रूफ ऑफ ए हाइट ऑफ ए बिल्डिंग हुज हाइट इज 20 मीटर, और वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है? इक्वल्स टू 45 डिग्री. ओके, ये 45 डिग्री एंगल दिया हुआ है हमें, क्यों यहाँ पर क्या है? गर्ल है, यहाँ पर वाई है. ओके, दिस हाइट इज 20 मीटर. ओके, एंड दिस एंगल इज 45. सो लेट्स सपोज ये हमें x फाइंड आउट करने में, ये डिस्टेंस x. ओके ओके, सो यहां से हमारे पास इन पॉइंट्स को हम क्या सपोज कर लेते हैं? ए बी सी. ए बी सी, लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस वन इज बी, डी सी, डी एंड ई एंड एफ. ओके, सो इन ट्राइंगल ए सी डी में ये एंगल कितना बना है? 30 डिग्री बना रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. सो लेट्स सपोज दिस ए सी हाइट इज एच. सो इन ट्राइंगल ए सी बी में लंब दिस एच ए सी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा? दिस इज एच अपॉन 100 और विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी साइन थीटा, और साइन थीटा मीन साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल टू 1/2. सो एच इक्वल टू 50 मीटर आ गया हमारे पास. एच इक्वल टू 50 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस ए सी के आगे 50 मीटर. ओके, सो एफ सी डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 20 मीटर हाइट. तो ए एफ क्या होगी? 30 मीटर, रिमेनिंग 30 मीटर. ओके, सो इन ट्राइंगल ए ई एफ में, इन ट्राइंगल ए ई एफ में हमें x फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से हमारे पास ए एफ अपॉन x क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा. तो ये ए एफ आ गया हमारे पास. ए एफ इक्वल टू 30 अपॉन x इक्वल टू साइन 45 इज 1/√2. सो x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 30√2 मीटर. दिस इज x लेंथ इज मीन्स ए डिस्टेंस आ गई क्या? आगे 30√2 मीटर. सो ये किसकी डिस्टेंस आ गई? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द बर्ड. क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम द गर्ल विच इज इक्वल टू 30√2. 30√2 मीन्स x इक्वल्स टू 30 इंटू √2 इज 1.41. सो विच इज इक्वल टू 14.1 इंटू 3. ये वैल्यू क्या आ गई? 42.3 मीटर. सो डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज इक्वल्स टू 42.3 मीटर. 42.3 मीटर. तो डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल इज 42.3 मीटर. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 42.3 मीटर. देखो अपना क्वेश्चन है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए. देखो लेट अपन ने ये मान लिया ये अपना पॉइंट ए है, ठीक है, और अपन ने मान लिया यहाँ पे अपना कोई क्या है? जेट है. तो देखो स्टार्टिंग में क्या बोला गया? एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा अपना, ठीक है. तो ये एंगल दे रखा अपने को कितना? 60 डिग्री. ग्राउंड इज 60, ठीक है. आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड. देखो इस अब लेट ये पॉइंट वाले ना थी, यहाँ पे कोई जेट था, उस जेट की 30 सेकेंड के बाद उसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी. लेट 30 सेकेंड के बाद वो पॉइंट क्यू पर आ जाता है. तो उस टाइम जो एलिवेशन जो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, और कितना हो जाता है? 30 डिग्री. देखो इस टाइम पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री. अर्थात ये वाला एंगल है वो कितना हो गया अपना? 30 डिग्री, ठीक है. तो फ्लाइंग द कांस्टेंट हाइट, और वो क्या कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है. तो देखो यदि वो कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं? देखो अपन कह सकते हैं कि जो ये हाइट होगी, ये पॉइंट मान लिया बी, ये मान लिया सी, ठीक है. तो देखो ए है, पहले पी पे था, तो पी से कांस्टेंट हाइट पड़ रहा है, तो ये ए की ये वाली डिस्टेंस दे रहा है. क्या मतलब अपने को? ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली हाइट है अपने को दे रखी कितनी? 3600√3, राइट.
तो इसका मतलब क्या, पी बी की हाइट भी यही है और सी क्यू की हाइट भी यही है, और ये वाला एंगल कितना अपना 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो आप यदि अपन बात करें ट्रायंगल ए बी पी की बात करें तो देखो अपन क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी अपॉन ए बी हो जाएगा, राइट। और बी पी कितना दे रखा अपने को 3600√3 अपॉन ए बी, राइट। और tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है अपना √3 के इक्वल, तो ये आएगा √3 इक्वल टू 3600√3 अपॉन ए बी। तो यहाँ से अपने पास ए बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर आया 3600 आ गया, राइट। ठीक है, अब यदि अपन ट्रायंगल किसकी बात है, ए सी क्यू, यदि अपन ट्रायंगल ए सी क्यू की बात करें तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, tan 30 लिखेंगे। तो tan 30 डिग्री चल क्या हो जाएगा, सी क्यू अपॉन ए सी, राइट, सी क्यू अपॉन ए सी, और सी क्यू की हाइट कितनी है, वही 3600√3 अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू जाएगा अपना 3600√3 डिवाइडेड बाई ए सी, राइट। तो यहाँ से अपने पास ए सी बराबर कितना जाएगा, 3600 इंटू 3 आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब 3600 इंटू यदि अपन 3 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, अपने पास आ जाएगा 108,000 सॉरी 100, ठीक है, मतलब 10,800 हो जाएगी अपने पास। ठीक है, तो ए सी क्या होगी अपनी, ए सी बराबर क्या अपनी ए बी प्लस बी सी, राइट। और देखो ये बी सी किसके इक्वल होगी, बी सी इक्वल होगी पी क्यू के, राइट। तो देखो तो ये हो जाएगा ए सी अपने को कितने रही 10,800 माइनस ए बी कितना आया था अपने पास, ए बी आया था अपने पास 3600 इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास पी क्यू। तो 10,800 माइनस 3600 करेंगे अपने पास तो कितना आएगा अपने पास 7200 आएगा, 7200 इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू, अर्थात अपने को पी क्यू की डिस्टेंस पता चल गई, और इस डिस्टेंस को वो कितनी सेकंड में कवर करता है, 30 सेकंड में कवर करता है। तो अपने को क्या निकालनी है उसकी, अपने को उसकी स्पीड निकालनी है, राइट। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा 7200 अपॉन 30, राइट, और 7200 अपॉन 30 करके अपने पास क्या आएगा 240 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 240 मीटर पर सेकेंड, राइट। इन दिस क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसमें हमारे पास, और एन की वैल्यू क्या दे रखी है 100 एंड मीडियन हमें 32 दे रखी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या देखो मार्क्स दे रखे हैं सबसे पहले, और क्लास मार्क्स 0 से 10 में से क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल आ जाएगी हमारे पास क्या 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40 दे रखा है, और 40 to 50 और 50 to 60। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसीज हमें देखनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ इसके लिए कितने हैं 10 है, इसके लिए x, फिर 25 है, ये क्या है 30 है, ये y है, और इसके लिए 10 है। ठीक है, नाउ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इनको सम करते जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी 10, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स, 25 ऐड करेंगे तो 35 प्लस एक्स, फिर इसमें 30 ऐड करेंगे तो 65 प्लस एक्स, और y ऐड करेंगे तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई। अब n की वैल्यू 100 दे रखी है, मीन्स टोटल सम ये 100 है, और ये है क्या किसके इक्वल है 75 प्लस एक्स प्लस वाई के इक्वल है, और ये सम किसके इक्वल है 100 के इक्वल दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 75 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 25 इज 25, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, नाउ अब मीडियन फाइंड आउट करने को, मीडियन हमें दे रखे 32, तो मीडियन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, देखो सबसे पहले वो पता होना चाहिए हर बच्चे को इसमें। तो मीडियन क्या होती है हमारे पास, मीडियन m इक्वल्स टू l लोअर क्लास की वैल्यू अपॉन n/2, n की वैल्यू हमें दे रखी है क्या 100 दे रखी है, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ दी प्रीवियस क्लास, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास CF, और अपॉन में f फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास जो हमें हमारी मीडियन क्लास होगी उसकी, और इनटू में हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर 10 है, वैसे तो h 0 से 10 है तो 10 to 20 तो 10 हाइट है, मीन्स
एच की वैल्यू 10 आ गई। लो मीडियन क्लास कौन सी होगी, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा हमें। मीडियन क्लास क्या होगी, तो सबसे पहले n/2 की वैल्यू क्या हो जाती है, हम यहाँ से देख लेते हैं। n/2 क्या हो जाएगा, 100/n की वैल्यू 100, 100/2 इज 50। तो 50 से ग्रेटर कौन सी मीडियन क्लास होगी, 50 से ग्रेटर वैल्यू तो यही आएगी। ये तो कुछ ऐसी होगी 50 से लेस होगी, तो इसमें 50 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास मीडियन क्लास हो गई, ये हमने पता कर लिया, ये मीडियन क्लास है। सबसे पहले वो फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अब मीडियन क्लास हमें पता कर लिया, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि उसकी लोअर वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर वैल्यू इस क्लास की 30 है, तो एल की वैल्यू 30 आ गई। n/2 हमें 50 था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी 65 + x, और सॉरी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर द क्लास है, मीन 35 + x, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या 30 है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे, h की वैल्यू 10 है, तो मीडियन क्या हो जाएगी, यहाँ से मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो लोअर क्लास की वैल्यू क्या थी 30, n/2 की वैल्यू क्या है 50, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बिफोर द मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 35 + x, तो ये माइनस करेंगे 35 - x हो जाएगा, और अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 30 है, तो बाई 30, और इंटू में h की वैल्यू क्या है 10 है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10, तो 0 से 0 चला गया, यहाँ से वैल्यू क्या है 30 + 50 - 35 15 - x अपॉन 3, ये आ गया हमारे पास मीडियन। अब मीडियन हमें दे भी रखा है, क्वेश्चन में दे रखे है, क्या दे रखी है 32 दे रखी है, क्वेश्चन में 32 दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है ना क्वेश्चन में, 32 मीडियन है इसकी, तो 32 मीडियन आ जाएगी। तो यहाँ से 32 15 - x/3 की वैल्यू क्या आ गई 32, और -30 इज 2, तो यहाँ से 15 - x की वैल्यू 3 × 2 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 - 6 इज 9, x की वैल्यू 9 आ गई। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब तो y तो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता था कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या था 100 था, तो यहाँ से हमारे पास वो वैल्यू x + y की वैल्यू क्या है 25, हमें पता है कि x + y की वैल्यू 25 है, x की वैल्यू 9 आ गई, तो y फाइंड आउट कर सकते हैं, y इज 25 - x, और x की वैल्यू 9, तो 25 - 9 इज 16, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो x और y की वैल्यू आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि x और y जो फ्रीक्वेंसीज है उनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज x एंड y विच इज इक्वल टू 9 एंड 16, ये इनकी वैल्यूज होंगी 9 एंड 16। Question is for the following frequency distribution, draw a cumulative frequency curve of more than type and hence obtain the median value. Okay, so इस frequency distribution के लिए हमें यहाँ से cumulative frequency curve प्लॉट करना है more than type के लिए, ठीक। तो इसके लिए पहले हमें इसकी more than cumulative frequency कंप्यूट करनी होगी। तो यहाँ पे हमें एक अलग कॉलम कंप्यूट कर लेते हैं more than cumulative frequency। तो उसके लिए हम देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कंप्यूट करेंगे। सो समीशन ऑफ f क्या होगा, यानी इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम। सो 5 + 15 + 20 + 23 + 17 + 11 + 9 दैट इज इक्वल टू 100, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक। तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए फर्स्ट में क्या आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी 100। अब सेकंड में हम ये जो प्रीवियस वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 100 - 5 95। अब इसमें प्रीवियस वाली सब्ट्रैक्ट करें, 95 - 15 दैट इज 80, 80 माइनस इसकी प्रीवियस है 20, सो 80 - 20 दैट इज 60, 60 - 23 दैट इज इक्वल टू 37, 37 - 17 दैट इज इक्वल टू 20, 20 - 11 दैट इज 9, ठीक। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसीज हैं वो सेम आ जाती हैं, और लेस देन टाइप में जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वो सेम होती है। अब इसको हमें प्लॉट करना है। सो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा, ठीक। तो इसमें अब इसके पहले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, तो ये 0 10 20 30 40 50 60 70, ओके। और वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो, तो मैक्सिमम है 100, तो इसको हम 10 के गैप में प्लॉट कर सकते हैं। सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड ये अप्रोक्सीमेटली 100, ठीक। अब देखिए मोर देन टाइप में हम कैसे प्लॉट करते हैं वो पॉइंट, तो इसकी हम क्या करेंगे लोअर लिमिट और इसकी करस्पॉन्डिंग जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो। सो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100, तो ये हो जाएगा 0 से 100 ये पॉइंट। नेक्स्ट 10 95, तो 10 95 होगा ये इसके बीच में, तो ये पॉइंट होगा। 20 80, तो ये पॉइंट होगा ये। फिर
30-60, सो ये पॉइंट होगा 40-37, सो दिस इज रफली हियर 50-20, सो ये यहाँ पे आएगा, एंड दिस इज 69, सो 69 यानी 10 से थोड़ा सा नीचे ये होगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स होगा। अब इनको अगर हम ज्वाइन करें फ्रीली हैंड से तो ये हमें यहाँ से मोर देन टाइप जो ग्राफ है वो यहाँ से मिल जाएगा। ओके, सो ये हो गया इसका मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मोर देन टाइप। ठीक, अब हमें इस प्लॉट से फाइंड आउट करना है इसका मीडियन। सो मीडियन के लिए देखिए क्या करेंगे, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है यानी कैपिटल एन, इसका हाफ करें अगर हम तो n/2 हो जाएगा ये 50। ठीक, तो ये 50 पॉइंट वाई एक्सिस पर कहाँ पे है, तो ये 50 पॉइंट है यहाँ पे। तो क्या करते हैं, इस 50 से एक्स एक्सिस के पहले की लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस कर्व को कहीं कट करेगी। ओके, तो ये इस पॉइंट पर कट करेगी। अब इस पॉइंट से एक एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ओके, अब ये जिस पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड मीडियन। तो ये रफली जो मीडियन है ये हमारा लाई करेगा 30-40 में। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे रफली वैल्यू दे सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 37। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें यहाँ यूज करना होगा इसका जो फॉर्मूला है कंटिन्यूस डाटा के लिए मीडियन का, तो उससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी रफली अराउंड 30-40 के बीच में होगी। सो अब आप ग्राफ में देख सकते हैं 35 के ज़्यादा है तो हम यहाँ 37 कंसिडर कर रहे हैं, सो ये इसका मीडियन होगा। सो दिस इज द आंसर। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे हमें समझ में आ गई है कि जो चीज हमें प्रूव करनी है वो है साइन और कॉस में। तो सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में वो यही करेंगे, टेन कॉट सेक कॉसेक सबको हम कर देंगे साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कॉट थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा, फिर देगा प्लस में टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इनटू में क्या है हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी इसको ऐसे ही रख लेते हैं। अब अगर आप नीचे भी देखोगे डिनोमिनेटर में तो भी क्या लिखा हुआ है सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, तो इसमें क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा। अब एलसीएम लेके अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो देखो एक चीज यहाँ पे एलसीएम क्या है इसका, साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा लेंगे एलसीएम तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या जाएगा प्लस में हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नीचे साइन थीटा है और साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम है तो इंटू कर देंगे कॉस थीटा से, फिर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बन गया हमारे पास है फर्स्ट टर्म। दूसरी क्या थी हमारे पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो डिनोमिनेटर में भी क्या है हमारे पास में टर्म्स है कुछ कुछ, इसका भी अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये बन गया हमारे पास में। अब इसका एलसीएम जो लेंगे वो क्या देगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, और न्यूमरेटर का भी क्या है एलसीएम क्या था साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज देखो, अगर मैं a को बोलूं इक्वल टू साइन थीटा और b हो जाए अगर मेरा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर लिखा हुआ है इंटू ए माइनस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इनडायरेक्टली हमारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया, वो बन गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, तो था ही सही हमारे पास में। अब देखो साइन थीटा यहाँ पर है साइन क्यूब थीटा यहाँ पर, तो अब क्या बचेगा, एक कट के ये साइन स्क्वायर रह जाएगा, सिमिलरली एक कॉस थीटा से कट करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। लेकिन अब ये न्यूमरेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों टर्म आपस में हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेगा क्या, ये और ये हमारा किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। बस यही हमें करना था, तो देखो आ गया हमारा आंसर सी।
तो बस कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बेसिक हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था वो सब साइन और कॉस में था, तो हमने क्या करा, सबको साइन और कॉस में बदल दिया। Question is an open metallic bucket is in the shape of the frustum of the cone. If the diameter of the two circular end of the bucket are 45 cm and 25 cm and the vertical height of the bucket is 24 cm, then we have to find the area of the metallic sheet used to make the bucket and also find the volume of the water it can hold. ओके सो देखिए ये एक ओपन मेटेलिक बकेट है और जो फ्रस्टम की शेप में है। तो फ्रस्टम का मतलब क्या है कि अगर हम किसी कोन में से अगर अपर पार्ट को कट करते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हमारा फ्रस्टम कहलाएगा। ठीक, सो इसमें हमें गिवन है कि जो डायमीटर है सर्कुलर एंड्स का वो है 45, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 45 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये जो बेस में जो सर्कुलर एंड है इसकी डायमीटर है 25 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट दिस इज 24 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो स्लैंट हाइट है इसको हम डिनोट करते हैं एल से। ओके, सो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया ऑफ मेटेलिक शीट कितना होगा। सो यानी इसको कवर करने के लिए टोटल कितना एरिया जरूरत होगा। सो दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक, प्लस अब क्योंकि ऊपर से तो ये ओपन है तो हमें सिर्फ यहाँ पे बेस का एरिया चाहिए, सो दिस प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक, तो अगर हम सपोज करें जो ऊपर वाली रेडियस है R1 और नीचे वाली रेडियस है R2 एंड हाइट इज h, सो CSA ऑफ फ्रस्टम ये होता है पाई R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ L, L इज द स्लैंट हाइट, प्लस एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई R2 स्क्वायर। ठीक, तो हमें यहाँ से स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी होगी। सो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस R1 इज 45/2 एंड R2 इज 25/2, क्योंकि ये डायमीटर है तो R1 हो जाएगा 45/2 एंड R2 इज 25/2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 माइनस R2, सो दैट इज 10, 10 का स्क्वायर हो गया। सो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 676, इसका स्क्वायर रूट दैट इज 26, तो इसकी स्लैंट हाइट हो गई 26। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, सो दैट इज 22/7 इंटू R1 दैट इज 45/2 प्लस R2 25/2 इंटू L दैट इज 26 प्लस 22/7 इंटू R2 स्क्वायर दैट इज 25/2 इंटू 25/2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, सो 45 प्लस 25 दैट इज 70, 70/2 दैट इज 35। सो 35 से 7 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ से आ जाएगा 22 इंटू 5 इंटू 26 प्लस 2 से ये 22 कैंसिल 11 टाइम्स, so this is 11 into 25 into 25 that is 625 divided by 7 to the 14. Okay, so 22 into 5 into 26 that is 2860 plus 11 into 625 divided by 14 that is approximately 491. so इनको ऐड करेंगे, so that this is 3351 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया हो गया जो शीट रिक्वायर्ड है इस पूरे को कवर करने के लिए। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना वाटर हम होल्ड कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना होगा। सो नेक्स्ट इज देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बकेट दिस इज इक्वल टू, सो यूज करेंगे हम यहाँ फ्रस्टम का फॉर्मूला, सो दिस इज पाई टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 टाइम्स ऑफ H। ठीक, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, so this is 22/7 into R1 square that is 45/2 का स्क्वायर, so 45 square upon 2 square plus R2 square that is 25 square upon 2 square plus R1 into R2 that is 45 into 25 divided by 2 square into H height है इसकी 24। okay, so this is 22/7 multiply by 45 square plus 25 square plus 45 into 25 that is equal to 3775 divided by 2 square is 4 multiply by 24, 4 से 24 cancel 6 times। okay, so multiply करेंगे इसको, so 22 into 3775 multiply by 6 whole divided by 7 that is approximately equal to 71,185.7 centimeter cube which is approximately equal to 71.2 liter water। okay, so therefore this is the required answer। अपने डाउट्स को बोलो बाय और डाउट नोट को हाय। डाउनलोड ऐप टुडे।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।